चलिए तो बात करते हैं अब आपके फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, और हायर प्लांट्स का मतलब यहाँ पर है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर हम फोटोसिंथेसिस देखेंगे। तो अब आप देखिए, प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं करते। तो ये खाना अपना कैसे बनाते हैं, तो जिस प्रोसेस से ये अपना खाना बनाते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए CO2, आपको चाहिए वाटर, और आपको चाहिए सनलाइट। ठीक है, और आपको चाहिए पिगमेंट, इसका नाम है क्या, क्लोरोफिल। ठीक है, ये किस कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। तो किताब में लिखा है ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। ठीक है, मेनली लीफ में होता है। ठीक है, तो ये आपको क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको जो सबस्ट्रेट चाहिए, तो क्या क्या चाहिए आपको, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, और इससे आपके बनेगा क्या, फूड बनेगा। और फूड क्या है यहाँ पे, ये है आपके ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है आपके C6H12O6। और आपके यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। और मैं यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 12, ये लिखा मैंने 6, और यहाँ पर आपकी 6 और यहाँ 6। ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको चाहिए क्या, CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक, अब आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कोई एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस ये कैसा प्रोसेस है आपके, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, तो कन्वेंशन के लिए हमने इसको 2 स्टेजेस में बांट रखा है। ठीक है, तो इसकी 2 स्टेज में बांट रखा हमने। एक को हमने कहा क्या, एक को हमने कहा क्या, लाइट रिएक्शन। एक को हमने कहा लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन को और क्या बोलते हैं आप, लाइट रिएक्शन को आप फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आपने फोटोसिंथेसिस को 2 स्टेज में बांटा, और एक स्टेज को मैंने कहा आपकी लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन, और दूसरी स्टेज देखिए आप, इसको आप बोल सकते हैं क्या, डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज, या आप बोल सकते हैं इसको कैल्विन साइकिल, या आप बोल सकते हैं इसको CO2 फिक्सेशन, या आप इसको बोल सकते हैं कार्बन रिएक्शन। ठीक है, सब इसी के नाम है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस वैसे तो मल्टी स्टेप प्रोसेस है, लेकिन आपने इसको कन्वेंशन के लिए 2 स्टेजेस में डिवाइड किया। एक लाइट रिएक्शन, इसको आप बोल सकते हैं क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और दूसरी क्या है आपकी डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज, कैल्विन साइकिल, CO2 फिक्सेशन और कार्बन रिएक्शन। ये सब डार्क रिएक्शन के ही नाम है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा। तो अब देखते हैं आपके लाइट रिएक्शन में क्या होता है। ठीक है, तो आप देखिए लाइट रिएक्शन में क्या होगा, ये जो आपकी क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट आपकी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट आपकी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो आपने लिखा क्या, लाइट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल आपके लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है आपके, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने पास तो रखेगा नहीं,
तो ये एनर्जी आपके कहाँ इस्तेमाल हो जाएगी, ये एनर्जी आपके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, यूज टू मेक, ये जो लाइट एनर्जी है किस काम आएगी आपके, यूज टू मेक केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी आपके केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपने लिखा क्या कि ये जो लाइट एनर्जी है ये आपके केमिकल एनर्जी बनाने में खर्च हो जाएगी। और सेल के अंदर केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है, ये होती है आपके ATP एंड NADPH। ठीक है, तो ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ये जो लाइट एनर्जी आपके क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी, तो ये कहाँ खर्च हो जाएगी, ये आपकी केमिकल एनर्जी बनाने में खर्च हो जाएगी। और केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है आपके, ये ATP और NADPH। ठीक है, तो ये हैं आपके एनर्जी रिच कंपाउंड। ठीक है, और इनको आप क्या बोल सकते हैं, इनको आप बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी मतलब होता है एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि ये एनर्जी आपके लाइट एब्जॉर्प्शन से बनी है, तो इसलिए इसको आपने कहा क्या, एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, चलिए और दूसरा देखिए और क्या होगा इसके अंदर, लाइट एब्जॉर्प्शन के अलावा आप देखिए यहाँ पर पानी, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में आपके टूट जाएगा, और टूटने के बाद बनाएगा आपकी क्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो आपके पानी टूटा है लाइट की प्रेजेंस में, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आपने कहा क्या, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, और फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइसिस का मतलब होता है आपके क्या, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ये आपकी पानी टूटा किसके अंदर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और वाटर के अंदर। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, ओके, तो अब आप मुझे बताइए कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या हैं, लाइट रिएक्शन के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो आप कहेंगे सर ATP है, NADPH है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ATP, NADPH और ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हुए। ठीक, अब ये जो आपके ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आप जानते हैं ये जो फोटोसिंथेसिस है आपके कहाँ होता है, ये आपके क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ बनी होगी, आपके क्लोरोप्लास्ट में होगी। तो ये ऑक्सीजन आपके क्लोरोप्लास्ट से निकल जाएगी और फिर प्लांट से निकल जाएगी और हवा में आ जाएगी। ठीक है, और हम इसको ब्रीथ कर लेते हैं। तो ये लिखेंगे आप क्या, ये आपके रिलीज्ड आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट से बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है आपके ये क्लोरोप्लास्ट से बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा, यहाँ तक आपने देखा। तो अब आप देखिए डार्क रिएक्शन में क्या होगा। तो देखिए डार्क रिएक्शन में क्या होगा, आपके प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं आपके, तो लाइट रिएक्शन के क्या प्रोडक्ट हैं आपके, ATP, NADPH और ऑक्सीजन तो बाहर चला गया। तो क्या है आपके प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन के, ATP एंड NADPH। ठीक है, तो ATP और NADPH का इस्तेमाल होगा किसमें, डार्क रिएक्शन में, क्या करने के लिए, फूड बनाने के लिए, यूज टू मेक फूड। और फूड क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल होगा आपके क्या, ATP और NADPH। ठीक है, फ्रॉम किससे, ग्लूकोज से, सॉरी CO2 से। तो देखेंगे आप CO2 कन्वर्ट हो जाएगा आपके किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, C6H12O6 के अंदर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं CO2 के अंदर मैंने क्या जोड़ा है, हाइड्रोजन जोड़ा है, जिसकी वजह से आपके ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो किसी चीज़ में अगर आप हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये CO2 का रिडक्शन हुआ है, ये क्या है आपके CO2 का रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन ऑफ CO2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लगेगा, आपके ATP लगेगा और NADPH लगेगा। ठीक है, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे खर्च होंगे। और ये H कहाँ से आया, ये H आपके NADPH से आएगा। ठीक है, चलिए तो आपने देखा
यहाँ देखिए, तो इसका प्रोडक्ट देख लीजिए, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट है आपके ग्लूकोज, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए फोटोसिंथेसिस को मैंने आपको बताया कि ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, ये काफ़ी सारे स्टेप में होता है, लेकिन कन्वेंशन के लिए मैंने इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया। पहली स्टेज को मैंने कहा क्या, लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। दूसरी स्टेज को मैंने क्या कहा, डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेस, केल्विन साइकिल या CO2 फिक्सेशन या कार्बन रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या होगा, आपके क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो जो आपकी लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ATP और NADPH में, ठीक है। इसको मैंने कहा एसिमिलेटरी पावर। उसके बाद क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब पानी टूटेगा किसकी प्रेजेंस में, आपके लाइट की प्रेजेंस में। तो फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। पानी टूटा, आपके प्रोटॉन बने, इलेक्ट्रॉन बने और ऑक्सीजन बना, ठीक है। प्रोडक्ट क्या हो गया, आपके ATP NADPH और ऑक्सीजन, बाहर निकल गए क्लोरोप्लास्ट के ऑक्सीजन। डार्क रिएक्शन में क्या हुआ, ये जो आपके प्रोडक्ट थे लाइट रिएक्शन के, ये इस्तेमाल होंगे किस चीज़ में, ये इस्तेमाल होंगे आपके CO2 के रिडक्शन में, या कह लीजिए आपके फूड बनाने में। तो CO2 के रिडक्शन से आपके क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। और आपके यहाँ पर हाइड्रोजन कौन ऐड करेगा, NADPH, ठीक है। तो यहाँ का प्रोडक्ट क्या हो गया, आपके ग्लूकोज। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो थर्ड पॉइंट देखिए, अब आप थर्ड पॉइंट देखिए, तो थर्ड पॉइंट देखिए ज़रा। थर्ड पॉइंट पे मैंने कहा आपसे कि लाइट रिएक्शन सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट होगी तो लाइट रिएक्शन होगी, और लाइट नहीं होगी मतलब सनलाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन आपके नहीं होगी। तो आप बताइए ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है लाइट पे। तो आप कहेंगे ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट। तो लाइट होगी तो लाइट रिएक्शन होगी, और लाइट नहीं होगी तो आपके लाइट रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर आपने प्लांट को उठा करके अंधेरे में रख दिया तो लाइट रिएक्शन आपकी रुक जाएगी, ठीक है। वहाँ आप देखिए डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन आपके लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है डायरेक्टली, ये आपके प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। तो आप लिखेंगे कि ये डिपेंडेंट है किस पे, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड है, मतलब ATP और NADPH पे, ठीक है। ATP और NADPH पे डिपेंड है ये, ठीक है। तो आप बताइए क्या ये लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो आप कहेंगे ये आपके इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आपने प्लांट को सनलाइट से हटा करके डार्क में रख दिया, अंधेरे में रख दिया, तो लाइट रिएक्शन फ़ौरन रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने लाइट से हटा करके प्लांट को डार्क में रखा, अंधेरे में रखा, तो आप देखेंगे डार्क रिएक्शन फ़ौरन नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि जो लाइट रिएक्शन हुई थी लाइट में, उससे जो प्रोडक्ट बने थे ATP और NADPH, अभी वो प्लांट में प्रेजेंट है। तो प्लांट में जब तक ये प्रेजेंट है, डार्क रिएक्शन आपके चाहे लाइट हो या ना हो, ये आपकी डार्क रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि लाइट पर ये डिपेंडेंट है लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन से आपके जो ATP NADPH बनते हैं, वो ATP NADPH आपके डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो आप बताइए क्या ये डार्क में हो सकती है। तो आप लिखेंगे क्या, कैन अकर इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ये बिना लाइट के हो सकती है, एब्सेंस ऑफ लाइट, इफ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन अगर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं तब इस प्रेजेंट। तो लाइट रिएक्शन के अगर प्रोडक्ट प्रेजेंट हैं तो आपकी डार्क रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो किताब में लिखा है आपके कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि ये अंधेरे में होती है या फिर ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है,
बस ये कन्वेंशन के तौर पर रखा गया है कि ये लाइट में हो रही है, तो इसलिए इसको रखा गया लाइट रिएक्शन। और ये आपकी लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए इसको रखा क्या, डार्क रिएक्शन। ठीक है, हालांकि दोनों ही डिपेंडेंट किस पे है, लाइट पे, बस ये डायरेक्टली है, ये इनडायरेक्टली है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप देखिए फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस। एनसीईआरटी कहती है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। तो ऐसा क्यों कहा इसने, तो देखिए फिजिको का मतलब है यहाँ पे फिजिकल, ठीक है, और केमिकल प्रोसेस, तो यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस भी हो रहा है और केमिकल प्रोसेस भी हो रहा है। तो केमिकल प्रोसेस वहाँ वो होता है जिसमें आपके बॉन्ड बनते और टूटते हैं। ठीक है, और फिजिकल प्रोसेस वो है जहाँ पे आपके कोई बॉन्ड बनते और टूटते नहीं हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में आप देखेंगे जो लाइट का एब्जॉर्प्शन है वहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहे, ना बॉन्ड टूट रहे। तो आपके फिजिकल प्रोसेस क्या हो गया, लाइट का एब्जॉर्प्शन, लाइट का एब्जॉर्प्शन क्या है, आपकी फिजिकल प्रोसेस है। और केमिकल प्रोसेस क्या है, जो डार्क रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन हो रहा है ग्लूकोज के अंदर, वो आपकी क्या है, केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, CO2 से जो आपके ग्लूकोज बन रहा है ये आपके केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, चलिए, और एनसीईआरटी लिखती है कि ये आपके एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, तो देखिए एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या फ़र्क होता है। अगर मैं ग्लूकोज को जोड़ के उसकी एक लंबी सी चेन बना लूँ, और वो चेन को मैंने कहा आपकी क्या, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ग्लूकोज से जोड़ के मैंने ग्लाइकोजन बनाया, तो ग्लाइकोजन क्या हो गया, आपके पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, और इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन। और अगर मैं ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाऊँ तो ये क्या हो गया, आपके कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक का मतलब होता है तोड़ना, और एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, आपकी जोड़ना। ठीक है, सिंथेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके ग्लूकोज बन रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ टूट नहीं रही बल्कि ग्लूकोज बन रहा है, तो ये क्या हो गया, आपके एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, अब आइए आपके नंबर 3 पे, और आप देखेंगे ये कैसी रिएक्शन है, ये आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहाँ पर आपके एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, जो लाइट एनर्जी है आपके वो एब्जॉर्ब हो रही है, या कह लीजिए आपके यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो क्या कहा आपने, इसको एंडोथर्मिक या इसको एंडरगोनिक भी बोल सकते हैं, एक ही मतलब है, एंडरगोनिक रिएक्शन या प्रोसेस कह लीजिए। तो लाइट रिएक्शन आपकी क्या है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, या एंडोथर्मिक एंडरगोनिक रिएक्शन है। ठीक है, चलिए, ये आपके समझ में आ गया। चलिए, तो अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपसे पूछा कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा क्या कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो आप कहेंगे सर ये ग्रीन पार्ट में होता है प्लांट के। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, और आप जानते हैं प्लांट का ग्रीन पार्ट मोस्टली क्या होता है, आपके लीफ होती हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, मोस्टली लीफ, मोस्टली लीव्स। और लीफ में भी कहाँ पर, लीफ में भी कहाँ पर, ये देखिए, ये मैंने आपके सामने क्या बनाई, ये मैंने बनाई आपके सामने लीफ। ठीक है, और लीफ में मैंने जो आउटर मोस्ट लेयर दिखाई आपको, ये किसकी लेयर है, आपके ये है आपके एपिडर्मिस की लेयर, एपिडर्मिस की लेयर। ठीक है, और अंदर मैंने आपको दिखाए पैरेन्काइमा सेल। ठीक है, अंदर मैंने आपको क्या दिखाई, पैरेन्काइमा सेल।
तो आप बताइए फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? फोटोसिंथेसिस होता है इन पैरेन्काइमा सेल में, और इन पैरेन्काइमा सेल को आप क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल, ठीक है। तो नेचर में कैसे होते हैं आपके ये? पैरेन्काइमेटस, ठीक है, पैरेन्काइमा के बने होते हैं इसलिए क्या लिखा मैंने? पैरेन्काइमेटस। और आप देखिए इनके अंदर ये क्या है आपके? ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इनके अंदर आपके कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? तो एनसीईआरटी लिखती है इनके अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर आपके 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे आपको। तो आप लिखेंगे मोस्टली लीफ, और लीफ में भी कहाँ आपके? मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल्स में, ठीक है। अब आप पूछेंगे क्या सिर्फ लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होता है? तो जवाब ये है कि लीफ के अलावा भी आपके फोटोसिंथेसिस दूसरी जगह पे हो सकता है। जैसे आप देखेंगे कैक्टस के अंदर जो कांटे हैं वो क्या हैं? उसकी मॉडिफाइड लीफ हैं, ठीक है। तो लीफ आपकी छोटी होके क्या बन गए? स्पाइन बन गए, कांटे बन गए, ठीक है। तो अब वो लीफ यानी कि वो कांटे तो फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं। तब आप देखेंगे वहाँ पर आपकी जो इसकी स्टेम है वो आपके मॉडिफाई हो जाती है, वो आपके मॉडिफाई हो करके कैसी बन जाती है? आपके ब्रॉड बन जाती है, चौड़ी हो जाती है इस तरह से, ठीक है। तो आपने देखा होगा इस तरह से ये जो होती है आपके, ये कैक्टस के अंदर उसकी स्टेम होती है, और यहाँ पे इसके ये कांटे होते हैं। तो ये जो कांटे हैं ये क्या है? आपके लीफ हैं। और ये जो आपकी जो फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये आपके क्या है? ये आपकी स्टेम है, ठीक है, कैक्टस के अंदर। और इसको आप बोलते क्या है? मॉडिफाइड स्टेम, ठीक। तो आप देखेंगे कि लीफ के अलावा आपके मॉडिफाइड स्टेम में भी, मॉडिफाइड स्टेम, ठीक, मॉडिफाइड स्टेम। और मॉडिफाइड स्टेम को आपने क्या कहा? फाइलोक्लेड, ठीक है। तो फाइलोक्लेड कैसी मॉडिफाइड स्टेम है आपके? फ्लैट और ग्रीन, ठीक है। तो ये जो फाइलोक्लेड है आपके, ये कैसी है? फ्लैट एंड ग्रीन। और ये फोटोसिंथेसिस करती है कैक्टस जैसे प्लांट के अंदर, क्योंकि लीफ तो आपकी मॉडिफाई होकर के काफ़ी छोटी हो गई, कांटे बन गई, स्पाइन बन गई, और ये स्टेम आपकी चौड़ी होकर के कैसी हो गई? ग्रीन हो गई, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ओपोन्शिया। ओपोन्शिया मतलब कैक्टस। ओपोन्शिया मतलब क्या है? कैक्टस। और यूफोर्बिया भी इसका एग्जाम्पल है। यूफोर्बिया, यूफोर्बिया, यूफोर्बिया में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी फ्लैट नहीं है, कैसी है? सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल एंड ग्रीन। और ओपोन्शिया के अंदर कैसी है आपकी? फ्लैट एंड ग्रीन, ठीक है। तीसरा, इसके अलावा आप देखेंगे जैसे ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में, तो आप यहाँ देखेंगे क्या? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में आप क्या देखेंगे? ये देखिए, ये मैंने क्या बनाई आपके सामने? स्टेम। और ये देखिए आपके, ये क्या है आपके? ये है आपकी पिट्यूल, ठीक है। और यहाँ देखेंगे आप जो लीफ हैं वो काफ़ी छोटी छोटी हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन एकेसिया के अंदर लीफ काफ़ी छोटी छोटी होती है। तो यहाँ पर ये जो पिट्यूल है, ये जो पिट्यूल है जिससे आपकी लीफ किससे अटैच होती हैं? स्टेम से होती हैं। आपने देखा होगा स्टेम से आपकी लीफ जिससे अटैच होती हैं, स्टॉक से, उसको आप क्या बोलते हैं? पिट्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पिट्यूल काफ़ी चौड़ा हो जाता है, और चौड़ा होने के बाद ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या? मॉडिफाइड पिट्यूल, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन एकेसिया के अंदर लीफ काफ़ी छोटी होती हैं और आपकी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, जल्दी मर जाती हैं। और यहाँ पर आपकी जो पिट्यूल है, जो लीफ की स्टॉक है, वो आपकी चौड़ी हो जाएगी और ग्रीन होकर के फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी, ठीक है। और इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं क्या? फाइलोड। फाइलोड। तो फाइलोड क्या है आपके? मॉडिफाइड पिट्यूल, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। और एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है इसका ऑस्ट्रेलियन एकेसिया,
ठीक है, तो ये आपने देखा, ये आपने देखा। ठीक है, तो इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि सवाल क्या है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो आप कहेंगे ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के ग्रीन पार्ट पे जहाँ पर आपकी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है वो पार्ट, वो होता है आपकी ग्रीन लीफ। ग्रीन लीफ में कहाँ, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में आपके कितने क्लोरोप्लास्ट, आप कहेंगे 20 से 40। ठीक है, क्या सिर्फ लीफ में होता है, नहीं, कभी कभी आपके जो मॉडिफाइड स्टेम है, मतलब जो स्टेम है आपके, वो मॉडिफाई हो जाएगी, और मॉडिफाई होने के बाद वो ग्रीन हो जाएगी, उसको आप क्या बोलेंगे, फाइलोक्लेड। और पोइनशिया के अंदर कैसी होती है वो, फ्लैट और ग्रीन। ठीक है, और यूफोर्बिया के अंदर कैसी होती है, सिलेंड्रिकल एंड ग्रीन, और क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पेट्यूल भी आपकी मॉडिफाई हो सकता है, तो मॉडिफाइड पेट्यूल जो फोटोसिंथेसिस करता है उसको आप क्या बोलते हैं, फाइलोड। और एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, जहाँ पर आपकी लीफ काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होती है और छोटी छोटी होती है, स्मॉल होती है, तो वहाँ पर आपकी वो मर जाती हैं, और पेट्यूल ब्रॉड होकर के, चौड़ा होकर के फोटोसिंथेसिस करता है। तो ऐसे पेट्यूल जो फोटोसिंथेसिस करता है उसको आप क्या बोलते हैं, फाइलोड। ठीक है, तो अब आप देखिए अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो अगला टॉपिक क्या है आपके, अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्या है कि क्लोरोप्लास्ट किस तरह से अरेंज है मीजोफिल सेल के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से, यहां लिखा मैंने आपके क्या, हाई लाइट इंटेंसिटी, या यहां पर आप लिखिए क्या, लो लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, और यहां लिखिए आप हाई लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, और यहां पे मैंने आपको दिखाई क्या, यहां पर मैंने आपको दिखाई लीफ। ठीक है, और लीफ के अंदर मैंने आपको क्या दिखाई, लीफ के अंदर मैंने आपको दिखाई क्या, मीजोफिल सेल। ठीक है, ये क्या है आपके, मीजोफिल सेल, मीजोफिल। ठीक है, यहां भी मैंने आपको क्या दिखाई, यहां भी मैंने आपको दिखाई लीफ, और लीफ के अंदर मैंने यहां पर क्या दिखाया आपको, यहां भी मैंने आपको दिखाए मीजोफिल सेल। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्या है आपके, मीजोफिल सेल। ठीक, और मीजोफिल सेल के अंदर आप जानते हैं क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहां मैंने आपको क्या दिखाई, यहां मैंने दिखाया आपको क्लोरोप्लास्ट, ये देखिए इस तरह से। ठीक, और यहां भी मैंने आपको क्या दिखाई, यहां भी मैंने आपको दिखाया क्या, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए और आप देखेंगे ये मैंने क्या दिखाया, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को आप क्या बोलते हैं, फ्लैट सरफेस। इसको आप क्या बोलते हैं, फ्लैट सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब आप देखिए ये मैंने आपको क्या दिखाई, ये मैंने दिखाई आपको क्या, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। ठीक, और यहां भी मैंने आपको क्या दिखाई, इंसिडेंट लाइट। ये क्या है, इंसिडेंट लाइट। ठीक है, चलिए ये हो गया तैयार। अब आप देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, जब आपके लाइट इंटेंसिटी कम है तो आप खुद सोच के बताइए कि क्लोरोप्लास्ट किस तरह से होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट ऐसा होना चाहिए या आपके क्लोरोप्लास्ट ऐसा होना चाहिए। ये आपके यहाँ से सनलाइट आ रही है, ये आपके काफ़ी लो सनलाइट है, काफ़ी लो इंटेंसिटी है इसकी। ठीक है, तो लो इंटेंसिटी की सनलाइट जब इस पर आपकी इस तरह से आ रही है तो इसको ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, बताइए, सोच के बताइए। तो आप कहेंगे कि इसको ऐसे होना चाहिए, क्यों, ताकि ये ऑप्टिमम लाइट रिसीव कर सके। ठीक है, और जब लाइट इंटेंसिटी हाई होगी तो इसको बताइए आप कैसे होना चाहिए, इस तरह से या इस तरह से। तो देखिए अगर ये इस तरह से होगी तो हाई लाइट इंटेंसिटी में इस पर आपके क्या होगा, डैमेज होगा। तो ये कैसे हो जाएगी आपके, इस तरह से हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट इस तरह से हो जाएगा। तो अब आप देखिए ये आपके हाई लाइट इंटेंसिटी से बच जाएगा। ठीक है, तो बस बिल्कुल इस तरह से ये, तो आप देखेंगे ये क्या है, वॉल ऑफ मीजोफिल। ये है आपके क्या, वॉल ऑफ मीजोफिल। तो आप कहेंगे कि फ्लैट सरफेस, ये जो सरफेस है, फ्लैट सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इस पैरेलल टू
वॉल ऑफ मीजोफिल, ठीक है, पैरेलल टू वॉल ऑफ मीजोफिल। क्या लिखेंगे आप? पैरेलल टू वॉल ऑफ मीजोफिल, ठीक है। और क्या कहेंगे कि जो फ्लैट सरफेस है वो क्या है आपके? परपेंडिकुलर है किसके? इंसिडेंट लाइट के। तो ये है आपके क्या? परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट। कब? जब आपकी लाइट इंटेंसिटी क्या है? लो है, ठीक है। और जब आपकी लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ये अपने आप को इस तरह से कर लेगा ताकि हाई लाइट इंटेंसिटी से जो डैमेज हो रहा है उसको ये प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो आप देखेंगे कि फ्लैट सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसे है। ये है आपके फ्लैट सरफेस जो है, ये देखिए फ्लैट सरफेस कैसे है आपके? परपेंडिकुलर टू वॉल ऑफ मीजोफिल। और यह आप कह सकते हैं कि ये इंसिडेंट लाइट की क्या है? पैरेलल। तो आप कहेंगे क्या? पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। और ये इस तरह से क्यों है? टू प्रिवेंट या टू अवॉइड डैमेज टू क्लोरोप्लास्ट को डैमेज प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरह से क्यों है? ये आपके मीजोफिल वॉल के पैरेलल क्यों है? ताकि ये रिसीव कर सके क्या? टू रिसीव ऑप्टिमम लाइट, ठीक है, ताकि ये एडिक्वेट लाइट एब्जॉर्ब कर सके, टू रिसीव ऑप्टिमम लाइट, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। तो सिंपल है आपकी कि जब लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो ये अपने आप को किस तरह से कर लेगा? इस तरह से कर लेगा ताकि ये आपके ऑप्टिमम लाइट रिसीव कर सके, ठीक है। और जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये अपने आप को इस तरह से कर लेगा ताकि ये आपकी डैमेज प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो जब आपके लो लाइट इंटेंसिटी है तो आप देखेंगे इसकी जो फ्लैट सरफेस है वो वॉल ऑफ मीजोफिल की क्या है? पैरेलल है, ठीक है। और इसकी जो फ्लैट सरफेस है इंसिडेंट लाइट की क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक। और जब हाई लाइट इंटेंसिटी है तो उस केस में इसकी जो पैरेलल सरफेस है वो मीजोफिल वॉल के परपेंडिकुलर है और इंसिडेंट लाइट के आपकी क्या है? पैरेलल है, ठीक है। चलिए, तो ये आपने देख लिया, तो अब बात करेंगे आपके स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए क्या? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, क्लोरोप्लास्ट आपके सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है या डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है? तो आप कहेंगे कि ये आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट आपके क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। और मैंने आपको दिखाया ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या है आपके? इनर मेम्ब्रेन, ठीक। और ये जो आपके स्पेस है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो आपकी स्पेस है, ये जो आपके मीडियम है या कह लीजिए मैट्रिक्स है, इनर स्पेस के अंदर जो मैट्रिक्स है उसको आपने क्या कहा? उसको आपने कहा स्ट्रोमा, ठीक है। अब आप देखिए स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए ध्यान से, ये मैंने आपको क्या दिखाए? ये देखिए, ये जो आपको फ्लैट बैक लेग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको आप क्या कहते हैं? ये जो आपको मैंने फ्लैट सैक दिखाए, ठीक है। तो ये जो फ्लैट सैक्स हैं, सैक्स का मतलब क्या होता है? आपके बैक लेग स्ट्रक्चर। तो ये जो आपके फ्लैट सैक्स हैं इनको आप क्या बोलते हैं? इनको आप बोलते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है। तो ये जो आपके फ्लैट सैक्स हैं इनको आपने क्या कहा? थाइलाकॉइड। अब आप मुझे बताइए थाइलाकॉइड कैसे प्रेजेंट है? तो आप कहेंगे सर ये एक के ऊपर एक प्रेजेंट है, एक के ऊपर एक स्टैक है। स्टैक का मतलब होता है कि इनका ढेर है एक के ऊपर एक,
जैसे आपने एक के ऊपर एक सिक्का रख दिया हो, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये है आपके स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड। और स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड को आप क्या बोलते हैं, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स को आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है। ग्रेनम आपके एक स्टैक है और ऐसे बहुत सारे स्टैक होते हैं, तो प्लूरल क्या होता है आपके, ग्रेनम, सॉरी ग्रेना। तो प्लूरल क्या है इसका, ग्रेना, ठीक है। तो एक स्टैक को आपने क्या कहा, ग्रेनम, और बहुत सारे स्टैक होते हैं तो क्या बोलेंगे, ग्रेना, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टैक होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आप देखेंगे थाइलाकॉइड जो हैं, ये जो थाइलाकॉइड हैं, ग्रेना की जो थाइलाकॉइड हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ये किससे कनेक्टेड हैं, देखिए ये कनेक्टेड हैं आपके फ्लैट टिब्यूल से, ठीक है। तो ये क्या है आपके फ्लैट टिब्यूल, तो ये है आपके क्या, फ्लैट टिब्यूल। और इन फ्लैट टिब्यूल को आप क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। तो इसको स्ट्रोमल थाइलाकॉइड क्यों बोला, क्योंकि ये आपके, ये जो थाइलाकॉइड है ये आपके स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो थाइलाकॉइड है, ग्रेना के थाइलाकॉइड है, इनको आप क्या बोलते हैं, ग्रेनल थाइलाकॉइड, ग्रेनल थाइलाकॉइड, ठीक है। तो इनको आप क्या बोलते हैं, ग्रेनल थाइलाकॉइड, ठीक है। और स्ट्रोमल थाइलाकॉइड को आप एक और नाम से जानते हैं, स्ट्रोमल लैमेला के नाम से, ठीक है। लैमेला एक है, बहुत सारे होंगे तो लैमेली, ठीक है। और देखिए आप स्ट्रोमा के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप कहेंगे कि इसके पास अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं इसके अंदर, ठीक। और देखेंगे आप इसके अंदर आपको राइबोसोम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और राइबोसोम होता है यहाँ पर 70S, ठीक है। यहाँ पर आपके 70S राइबोसोम देखने को मिलता है। और आप क्या देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर आपको स्टार्च मॉलिक्यूल भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्च कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर आपके फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है आपके स्टार्च के अंदर और इसी की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए ध्यान से, और मैंने आपको क्या दिखाया, यहाँ पर मैं दिखाया आपको लिपिड ड्रॉपलेट, लिपिड ड्रॉपलेट, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक। तो इसको क्विकली रिवाइज करेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। क्लोरोप्लास्ट आपके दो मेम्ब्रेन का होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपकी मैट्रिक्स है, स्पेस है, उसको आपने क्या कहा, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर फ्लैट सैक्स हैं, इनको आपने क्या कहा, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के स्टैक को, थाइलाकॉइड के झुंड को आप क्या बोलते हैं, ग्रेनम। एक झुंड को बोलेंगे ग्रेनम, एक ढेर को बोलेंगे ग्रेनम, बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे, ग्रेना, ठीक है। और ये जो आपके थाइलाकॉइड है, ग्रेना की थाइलाकॉइड है, इनको आप क्या बोलते हैं, ग्रेनल थाइलाकॉइड। और ये ग्रेनल थाइलाकॉइड आपस में कनेक्टेड है किससे, फ्लैट टिब्यूल से। और फ्लैट टिब्यूल को आप क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, क्योंकि ये स्ट्रोमा के अंदर है। और स्ट्रोमल लैमेला भी बोलते हैं अगर एक है, लैमेली एक से ज़्यादा है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे, राइबोसोम 70S, स्टार्च मॉलिक्यूल, लिपिड ड्रॉपलेट, ये सब भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर मेम्ब्रेनस सिस्टम। मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम, तो देखिए मेम्ब्रेनस सिस्टम ये वो मेम्ब्रेन है जहाँ पर आपके पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो आप देखेंगे ये आपके कहाँ पर है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे है, ठीक है, ग्रेनल थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे है। और कहाँ पर है आपके स्ट्रोमल थाइलाकॉइड की या स्ट्रोमल लैमेला की मेम्ब्रेन पे है, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम में आपके क्या आएगा, ग्रेना, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेना की मेम्ब्रेन पे है, और
प्लस स्ट्रोमल लैमेला या लैमेली। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है? मेम्ब्रेनस सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये इसमें आपके ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे, या कह सकते हैं ग्रेना की मेम्ब्रेन पे, और स्ट्रोमल लैमेला या स्ट्रोमल थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। तो इसमें आपके क्या आ गया, ग्रेना और स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, चलिए तो इस पे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आप देखिए ज़रा, मेम्ब्रेनस सिस्टम इन्वॉल्व 1 ग्रेना, 2 स्ट्रोमल लैमेली, 3 इनर मेम्ब्रेन, 4 स्ट्रोमा, 5 1 and 2। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, ग्रेना और स्ट्रोमल लैमेली, क्या इनर मेम्ब्रेन पे कोई पिगमेंट है? नहीं। क्या स्ट्रोमा में कोई पिगमेंट है? नहीं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 and 2 बोथ। ठीक है, चलिए तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए। यहां देखिए, स्ट्रोमा के अंदर आपके डार्क रिएक्शन होती है। यहां पर क्या होती है, आपके डार्क रिएक्शन। तो मैंने कहा आपसे कि स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है, डार्क रिएक्शन। और यहां पर ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये जो आपकी क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये ग्रेनल थाइलाकॉइड हो चाहे स्ट्रोमल थाइलाकॉइड हो, इसकी मेम्ब्रेन पे आपके क्या होती है, यहां पर होती है आपके लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो अब आप बताइए मुझे सोच करके कि यहां पर आपके काम बटा हुआ है या काम नहीं बटा हुआ है। तो आप कहेंगे यहां पर काम बटा हुआ है। स्ट्रोमा में आपके डार्क रिएक्शन और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे आपके लाइट रिएक्शन। तो इस मेम्ब्रेन सिस्टम की वजह से आपके काम बटा हुआ है, इसलिए आपके लिखेंगे इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है आपके, क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन का मतलब है यहाँ पे बटा हुआ, और लेबर का मतलब है काम। ठीक है, तो क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर है। क्यों? क्योंकि एक काम आपके कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, दूसरा काम कहाँ हो रहा है आपके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे लाइट रिएक्शन। इसलिए आपने क्या लिखा, क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आया होगा, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखिए ध्यान से, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है जिसमें आपकी क्या आती हैं, इसमें आपकी ग्रेना की मेम्ब्रेन आती है और स्ट्रोमल लैमेली की मेम्ब्रेन आती है। ठीक है, तो इनके पास आपके क्या होते हैं, इनके पास आपके होते हैं पिगमेंट। तो इन मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, आपके पिगमेंट्स है। जैसे आप देखेंगे दीवारों के अंदर आप देखेंगे क्या होती हैं, ईंटें एम्बेडेड होती हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी आपके इन मेम्ब्रेन के अंदर पिगमेंट्स एम्बेडेड होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मेम्ब्रेन सिस्टम कंटेन पिगमेंट्स। ठीक है, और कौन कौन से पिगमेंट हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके क्लोरोफिल है और कैरोटीनॉइड्स है, जैसे ज़ैंथोफिल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कौन से पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल है और कैरोटीनॉइड्स है, जैसे आपकी ज़ैंथोफिल। ठीक है, और ये पिगमेंट करते क्या हैं, तो ये पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को। ठीक है, तो ये करते क्या हैं आपके, एब्जॉर्ब, या कह लीजिए आपके क्या, ट्रैप लाइट एनर्जी। ठीक है, और ये लाइट एनर्जी किस काम आती है, ये लाइट एनर्जी आती है आपके एटीपी और NADPH बनाने के काम आती है। और एटीपी और NADPH क्या है आपके, ये आपके केमिकल एनर्जी हैं। ठीक है, तो आपके लिखेंगे यहाँ पे यूज टू मेक ATP एंड NADPH। ठीक है,
और ये दोनों क्या हैं आपके? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो लाइट एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी। और इसको आप क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर आपके थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे, चाहे वो ग्रेनल थाइलाकॉइड हो चाहे स्ट्रोमल थाइलाकॉइड हो, इसकी मेम्ब्रेन पे क्या होती है? लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो मेम्ब्रेन सिस्टम में आपकी क्या आता है? ग्रेना और स्ट्रोमल लैमेली, और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें आपके क्या है? पिगमेंट्स। और वो पिगमेंट करते क्या है? लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। और लाइट जो एब्जॉर्ब करते हैं वो किस काम आती है आपके? वो आती है आपके एटीपी और NADPH बनाने के काम में, ठीक है। तो आपकी किताब में लिखा है कि मेम्ब्रेन सिस्टम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट, ठीक है। और ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि वहाँ पे आपके क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट कौन से? क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, जैसे ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में आपको मिलेंगे क्या? एंजाइम्स। ये देखिए काफ़ी सारे एंजाइम्स मिलते हैं आपको स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पे? कंटेन एंजाइम। और ये एंजाइम किस काम आते हैं? कंटेन्स एंजाइम किस काम आते हैं? फॉर डार्क रिएक्शन के, डार्क रिएक्शन के काम आते हैं। कंटेन एंजाइम फॉर डार्क रिएक्शन, ठीक है। और एक का मैंने आपको नाम बताया क्या? रिबिस्को, रिबिस्को, ठीक है। तो एक एंजाइम का मैंने आपको नाम बताया डार्क रिएक्शन की, क्या? रिबिस्को, ठीक है। तो स्ट्रोमा में आपके काफ़ी सारे एंजाइम हैं, किस चीज़ के लिए? डार्क रिएक्शन के लिए। और एक का मैंने एग्जाम्पल बताया आपको क्या? रिबिस्को, ठीक है। तो आप देखिए CO2 यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। और खर्च क्या होगा? ATP एंड NADPH, ठीक है। और ये रिएक्शन को कैटलाइज करेगा कौन? आपके रिबिस्को। रिबिस्को के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और फिर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके स्टार्च। और आप देखेंगे इसी फॉर्म में आपके यहाँ पर फूड स्टोरेज होता है, फूड स्टोर होता है, ठीक है। तो स्टार्च की फॉर्म में आप देखेंगे यहाँ पे मैं दिखाया था आपको स्टार्च ग्रेन्यूल। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? स्टार्च के अंदर। और स्टार्च की फॉर्म में ही आपके फूड स्टोर होता है, ठीक है। तो स्टोरेज फॉर्म है ये। चलिए, तो ये आपने देख लिया, ठीक है। इसलिए आपने लिखा क्या? यहाँ स्टोमा के अंदर क्या होता है? डार्क रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपके एंजाइम है डार्क रिएक्शन के, ठीक है, जैसे रिबिस्को। तो अब आप देखिए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो टॉपिक का नाम क्या है आपके? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। मतलब है कि कितने तरह के पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आपने जब लीफ को देखा होगा तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि लीफ का जो कलर है ग्रीन कलर, वो आपके प्योर ग्रीन कलर नहीं होता है। उसमें आपने देखा होगा कि लीफ में शेड्स होते हैं काफ़ी सारे, लाइट ग्रीन, येलो ग्रीन, डार्क ग्रीन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लीफ के अंदर जो पिगमेंट्स हैं आपके, वो एक पिगमेंट नहीं है, एक से ज़्यादा पिगमेंट है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या? उन्हीं पिगमेंट्स को हम अलग करने की कोशिश करेंगे। और जिस टेक्निक से हम अलग करते हैं उसको आप बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ लिखा क्या मैंने? पेपर क्रोमेटोग्राफी। और पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? ये एक तरीका है, ये एक टेक्निक है टेक्निक used to separate leaf pigments on paper, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? ये वो मेथड है जिससे आप लीफ के पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं पेपर पे। और पेपर को आपने क्या कहा? पेपर को बोलते हैं क्रोमेटोग्राम, ठीक है। और टेक्निक को क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। अब आप देखिए पेपर, ये मैंने आपको दिखाया क्या? पेपर।
पेपर को बोलते हैं आप क्रोमेटोग्राम। और ये आपने क्या लिया, ये आपने अल्कोहल सॉल्यूशन लिया, अल्कोहल सॉल्यूशन, ठीक है। और ये आपने क्या लिया, ये आपने लीफ के पिगमेंट्स लिए मैं लिखा आपके लीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो आपने क्या किया, लीफ को अच्छे से पीस करके ताकि उसकी सेल वॉल टूट जाए और सारे पिगमेंट्स बाहर आ जाएं, ठीक है। तो अच्छे से पीस करके आपने पेपर पे लिया और उसी को आपने क्या कहा, लीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये पेपर है और मैंने इसको कप में डिप किया, यहाँ तक डिप किया, तो आप देखेंगे ये पेपर सिर्फ यहाँ तक नहीं भीगेगा, ऊपर तक भीगेगा। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप देखेंगे पानी जो होगा कप में वो आपके पेपर में राइज करेगा। और ये क्यों है, दिस इज़ ड्यू टू कैपिलरिटी, शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो कैपिलरिटी की वजह से पेपर में आपके पानी राइज करेगा, ठीक है। तो पेपर आपके ऊपर तक भीगेगा। ऐसे ही यहाँ पर जब आप इस पेपर को अल्कोहल सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ये अल्कोहल सॉल्यूशन यहाँ पे राइज करेगा ऊपर पेपर पे, ठीक है। अब आप देखिए जब ये अल्कोहल सॉल्यूशन राइज कर रहा है तो ये आपके लीफ के पिगमेंट्स हैं, तो लीफ के पिगमेंट्स इसमें डिज़ोल्व करेंगे, इससे बॉन्ड करेंगे, ठीक है। और ये भी इसके साथ में राइज करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए जो पिगमेंट इसमें ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ज़्यादा सॉल्युबल का मतलब है ज़्यादा टाइट बॉन्डिंग, तो ये आपके ऊपर तक, ज़्यादा ऊपर तक जाएगा अल्कोहल के साथ, ठीक है। ये ज़्यादा ऊपर तक राइज करेगा अल्कोहल के साथ, ठीक है। और जो पिगमेंट इससे आपके इसमें अल्कोहल में आपके कम सॉल्युबल होगा तो उसकी बॉन्डिंग यहाँ पर कम होगी, लूज़ बॉन्डिंग होगी, वो आपके पेपर पे ज़्यादा राइज नहीं करेगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप दो भारी ब्लॉक लीजिए, अपने हाथों में पकड़ लीजिए, ठीक है। और अब आप ऊपर जंप लगाइए, तो जो ब्लॉक आपने कस के पकड़ा होगा वो ब्लॉक आपके साथ ऊपर तक जाएगा और जो आपने लूजली पकड़ा होगा वो ब्लॉक आपसे जल्दी छूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी जो पिगमेंट यहाँ पर अल्कोहल सॉल्यूशन में जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो पिगमेंट ज़्यादा राइज करेगा और जो पिगमेंट कम सॉल्युबल होगा इसमें वो आपके कम राइज करेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे पिगमेंट्स गेट सेपरेटेड बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल में सॉल्युबिलिटी के अनुसार बेस्ड ये पिगमेंट्स आपके अलग हो जाएंगे। तो जो ज़्यादा सॉल्युबल वो ज़्यादा ऊपर जाएगा और जो कम सॉल्युबल वो कम ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया आपके सामने, पेपर बनाया। और अब आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाए पिगमेंट्स, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान से और ये कौन सा पिगमेंट है, ये है आपके क्लोरोफिल ए, ठीक है। ये है आपके क्लोरोफिल बी, ये है आपके ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। और ये है आपके कैरोटीनॉइड्स। तो आप बताइए मुझे कौन सा पिगमेंट सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा अल्कोहल में। तो आप कहेंगे कि कैरोटीनॉइड सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा राइज किया है, और क्लोरोफिल ए सबसे कम सॉल्युबल होगा क्योंकि ये सबसे कम राइज किया है, ठीक है। और किताब में इनके कलर भी दे रखे हैं तो वो भी आपको याद करने हैं। क्लोरोफिल ए का कलर होता है आपके ब्लू ग्रीन और क्लोरोफिल बी का कलर होता है येलो ग्रीन। ज़ैंथोफिल्स का कलर होता है येलो और कैरोटीनॉइड्स का कलर होता है येलो टू येलो ऑरेंज, ठीक है। तो ये आपने इनके कलर देख लिए। क्लोरोफिल ए का कलर ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी का कलर येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल का कलर येलो
और कैरोटिनॉइड्स का कलर येलो टू येलो ऑरेंज। ठीक है, चलिए ये आपने देख लिया। तो बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपके पिगमेंट्स। तो आप देखेंगे पिगमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको आप ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो देखिए पिगमेंट्स क्या होते हैं। देखिए पिगमेंट्स आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने की। तो केमिकल सब्सटेंस तो बहुत सारे होते हैं, क्या सारे केमिकल सब्सटेंस लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन पिगमेंट्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, केमिकल सब्सटेंस which can absorb light energy। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात और देखिए कि ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ही करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके ये दो पिगमेंट्स हैं और इसका एब्जॉर्प्शन पीक है 400 और इसका एब्जॉर्प्शन पीक है आपके 500, तो ये 400 की ही लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ना 401 की करेगा, ना 399 करेगा, किसी और वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और ये भी आप देखेंगे अगर ये 500 की करता है तो ये सिर्फ 500 की ही करेगा और किसी दूसरी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, केमिकल सब्सटेंस विच कैन एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ ओनली, एट स्पेसिफिक वेवलेंथ ओनली। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पिगमेंट्स क्या हैं। पिगमेंट्स वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं बट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, ये मान लीजिए मैंने आपको एक पिगमेंट दिखाया। ठीक है, एक पिगमेंट मॉलिक्यूल है ये, तो ये मान लीजिए कोई सा पिगमेंट है, ये मान लीजिए कैरोटिनॉइड है, कोई सा कैरोटिनॉइड है। ठीक है, और इसके ऊपर आया आपके क्या, ये लाइट का फोटोन। ठीक है, लाइट का फोटोन आया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए इस पिगमेंट का, इस कैरोटिनॉइड पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन पीक है, एब्जॉर्प्शन पीक 500। ठीक है, 500 नैनोमीटर। तो आप देखेंगे ये सिर्फ आपके 500 वेवलेंथ की ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये 500 नैनोमीटर के फोटोन को ही एब्जॉर्ब कर सकता है और किसी दूसरे वेवलेंथ के क्वांटा को या फोटोन को ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अब एक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट है, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन शेल्स। ठीक है, तो आप देखेंगे सेंटर में न्यूक्लियस और इसकी चारों तरफ क्या होती हैं, शेल्स होती हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे जो अंदर की शेल है, इनर शेल्स जो हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है आपके, लो एनर्जी होती है। जो न्यूक्लियस के पास वाली शेल है उनकी एनर्जी क्या होती है आपके, लो एनर्जी। ठीक है, तो अगर इस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये आपके किस में है, ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जब आपके एटम अपनी लोएस्ट एनर्जी में होता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ग्राउंड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन आपके लोअर एनर्जी शेल में है तो आप कहेंगे क्या, कि वो ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, और ये जो बाहर की शेल है, आउटर शेल, आप देखेंगे इसकी एनर्जी क्या होती है आपके, इसकी एनर्जी हाई एनर्जी होती है, हाई एनर्जी। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है, मतलब इस आउटर शेल में है, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस में है, आपके एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके लाइट का फोटोन आया। ठीक है, और लाइट का फोटोन आपके इस इलेक्ट्रॉन पे जाकर के गिरा। अब इस इलेक्ट्रॉन ने फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और अब इसकी एनर्जी हो गई बढ़। ठीक है, अब इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो आप देखेंगे जब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा आपके, ये इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा आपके आउटर शेल में, यानी कि ये आपके एक्साइट कर जाएगा कहाँ पे, हायर, ये एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट कर जाएगा ये। ठीक है, चलिए तो ये क्या है आपके एक्साइटेड स्टेट,
तो ध्यान सुनिए इसको दोबारा, ध्यान सुनिए दोबारा। इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, फोटोन की अपनी कुछ एनर्जी है। अब इस फोटोन को इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, अब इसकी एनर्जी बढ़ गई, और अब इसकी एनर्जी बढ़ गई तो ये लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, मतलब ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान से सुनिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो आप देखेंगे कि ये आपकी एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपके फोटोन की एनर्जी मैंने मान ली कितनी है E1, तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ये मान ली मैंने E2, ठीक है। अब आप ध्यान सुनिए, एकदम ध्यान सुनिएगा एकदम मेरी बात। जैसे मान लीजिए आपने तवा गरम किया और तवे पर डाला अंडा, तो आप बताइए तवे की सारी हीट क्या अंडे में ट्रांसफ़र हो सकती है? आप कहेंगे नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ, जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। तो जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट के अंदर हीट का, एनर्जी का लॉस होता है। तो आप ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर, जब आपके फोटोन इस पर आके गिरेगा और ये एक्साइट होगा, अब एक्साइट होने के बाद वापस से ही जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, और ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी याद रखिएगा ये हमेशा क्या होगी, ये इस एनर्जी से, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से कम होगी। तो आप याद रखेंगे कि रिलीज्ड एनर्जी हमेशा कम होगी किससे? एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से। तो आप देखेंगे क्या, एनर्जी E2 इज ऑलवेज लेस देन E1। चलिए तो ये आपने देख लिया, ठीक है। और आप देखिए ध्यान से कि एनर्जी होती है आपकी क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर मैं मान लूँ इसकी वेवलेंथ क्या है λ2 और इसकी वेवलेंथ मान लूँ मैं क्या λ1, तो आप देखेंगे क्या कि λ2 क्या होगा आपके ज़्यादा होगा किससे, λ1 से, ठीक है, क्योंकि E2 आपके कम है तो λ2 क्या होगा आपके ज़्यादा होगा। चलिए यहाँ तक आपके समझ में आया होगा, यहाँ तक आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप देखिए कि इस कैरोटीनॉइड पिगमेंट ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया और इसका इलेक्ट्रॉन अब कर गया क्या, एक्साइट, ठीक है। और जब इसका इलेक्ट्रॉन वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो आप देखेंगे ये क्या रिलीज़ करेगा आपके, ये एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है। और इस एनर्जी को मैंने मान लिया क्या, ये मान लीजिए E1 है और ये λ1 है, और इस एनर्जी को मैंने मान लिया E2 और वेवलेंथ को मान लिया कितना मैंने λ2, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या हो सकता है। what happens when electron get excited? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको, क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। तो एक तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा और ग्राउंड स्टेट में आने के बाद एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, एक क्या होगा आपके इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट में आएगा और इससे क्या हो गया आपके एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, एनर्जी होगी आपकी रिलीज्ड। और ये एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये आपके एक हो सकता है कि इस एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब कर ले, आपके दूसरा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। अब आप ध्यान सुनिए, मैंने आपको बताया कि E1 ज़्यादा होगा किससे, E2 से, और वेवलेंथ यानी कि λ2 आपके क्या होगा ज़्यादा होगा किससे, λ1 से। तो मैंने मान लिया कि ये आपके λ2 कितना है 520, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जो दूसरा पिगमेंट होगा उसका एब्जॉर्प्शन पीक कितना होना चाहिए 520, तभी ये इस वाली लाइट को, इस वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया इस पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन पीक कितना है 520, और इसने इसको एब्जॉर्ब किया और इसका भी इलेक्ट्रॉन क्या कर गया आपके एक्साइट कर गया, ठीक है। चलिए तो क्या हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो आप कहेंगे कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा और फिर ग्राउंड स्टेट में आने के बाद वो एनर्जी रिलीज करेगा, और रिलीज्ड एनर्जी आपके क्या हो सकती है, ये देखिए रिलीज्ड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एन अदर पिगमेंट, कोई दूसरा पिगमेंट इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे आपने इस केस में देखा, ठीक है। और देखिए इसके अलावा क्या हो सकता है, देखिए तो ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है या तो ये वापस से आपकी ग्राउंड स्टेट में आएगा और फिर एनर्जी रिलीज करेगा और उसको दूसरा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो
एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है इसको कौन रिसीव कर लेगा आपके, इसको रिसीव कर लेगा आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको रिसीव कर लेगा। तो आप क्या लिखेंगे दूसरा केस कि रिसीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, रिसीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके प्रोटीन नेचर में। तो अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के करेंगे क्या, ये हम पढ़ेंगे आपके लाइट रिएक्शन में, ठीक है। अभी आप बस इतना जानिए कि ये जो आपके पिगमेंट है, पिगमेंट लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और इलेक्ट्रॉन जब इसका एक्साइट कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वापस से या तो ग्राउंड स्टेट में आएगा और ग्राउंड स्टेट में आने के बाद ये एनर्जी रिलीज़ करेगा और जो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा वो एनर्जी होगी आपकी पहले से कम और वेवलेंथ क्या होगी ज़्यादा, ठीक है, और इसको दूसरा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है इसको कौन पिक कर ले, इसको कौन रिसीव कर ले, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करेगा क्या, ये हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन में, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा कि जब भी आपके कोई भी आपके लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करती है तो इलेक्ट्रॉन जब वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो एनर्जी हमेशा क्या होगी, कम होगी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से। रिलीज्ड एनर्जी हमेशा कम होगी किससे, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से, ठीक है। और वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ से, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप देखिए एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या, एंजलमैन एक्सपेरिमेंट, एंजलमैन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और किताब में डेट रखिए आपके 1843 टू 1909, ठीक है। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या इस्तेमाल किया, इन्होंने इस्तेमाल किया आपके प्रिज्म, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। और कौन सी ग्रीन एल्गी, क्लाडोफोरा, ठीक है। और क्या इस्तेमाल किया, एरोबिक बैक्टीरिया। और एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए इनका एक्सपेरिमेंट, इन्होंने लिया आपके प्रिज्म, ठीक है। और प्रिज्म से इन्होंने पास कराई आपके क्या, प्रिज्म से पास कराई इन्होंने विजिबल लाइट। अब आप देखिए सन से जो रेडिएशन आते हैं उसकी रेंज काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, काफ़ी वाइड रेंज रेडिएशन होते हैं वो, ठीक है। उसमें आप देखेंगे अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, है ना, काफ़ी सारे रेडिएशंस होते हैं उसमें। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ विजिबल लाइट रेंज में ही होता है, ठीक है। तो विजिबल लाइट ही आपकी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। और विजिबल लाइट में आप देखेंगे कि विजिबल लाइट जिसकी वेवलेंथ आपके कितनी है, 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ है, वही लाइट आपके फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और शॉर्ट में बोलते हैं आप इसको पार, ठीक है। तो पार का मतलब क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो ये वो रेडिएशन है जहां पर आपके फोटोसिंथेसिस होता है। और इसके सामने इन्होंने क्या लिया, एक सस्पेंशन में एक टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने लिया आपके एरोबिक बैक्टीरिया। सस्पेंशन में क्या लिए, एरोबिक बैक्टीरिया। और क्या लिया, और ली आपके फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये क्या लिया आपके, ये फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। और आप जानते हैं ग्रीन एल्गी क्या होती है आपके, फोटोसिंथेटिक होती है, फोटोसिंथेटिक। ये लाइट की प्रेजेंस में
फोटोसिंथेसिस करेगी आपके, और क्या बनाएगी, ये बनाएगी आपके क्या, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। तो लाइट की प्रेजेंस में ये फिलामेंटस ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी और क्या बनाएगी आपके, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है। तो लाइट की प्रेजेंस में ये आपके ऑक्सीजन रिलीज करेगी। ठीक, तब आप देखिए जब इन्होंने विजिबल लाइट को पास कराया प्रिज्म से, तो प्रिज्म करेगा क्या कि इस लाइट को इसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में ब्रेक कर देगा। और आप जानते हैं विजिबल लाइट बनी होती है आपकी कितने, 7 कलर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और जिनका नाम क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, विबग्योर पढ़ा होगा आपने बचपन में, विबग्योर। तो जब आपने विजिबल लाइट इससे पास कराई तो विजिबल लाइट टूट जाएगी अपने स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में, और जो लाइट सबसे ज़्यादा डेविएट करेगी वो होगी आपकी वायलेट, और सबसे कम डेविएट करेगी आपके रेड। ठीक है, चलिए अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ब्लू और रेड रीजन में, आपके सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया की। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर और यहां पर मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यहां पर भी और यहां पर भी मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो आप देखेंगे रेड और ब्लू रीजन पे, जहां पे आपकी ब्लू लाइट है और जहां पे आपकी रेड लाइट है, वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका मतलब बताइए क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बताइए, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर मैक्सिमम ऑक्सीजन इवॉल्व की होगी। ठीक है, तो आपने लिखा क्या कि मैक्सिमम ऑक्सीजन इवॉल्व्ड। ठीक है, तो आपने देखा कि दूसरे रीजन पे भी आपके बैक्टीरिया हैं, लेकिन बैक्टीरिया मैक्सिमम कहाँ पर है, ब्लू और रेड रीजन पे। और बैक्टीरिया कौन से हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। और आप जानते हैं एरोबिक बैक्टीरिया आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ब्लू और रेड रीजन पे आपके मैक्सिमम ऑक्सीजन इवॉल्व की होगी, तभी तो यहाँ पर मैक्सिमम बैक्टीरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मैक्सिमम ऑक्सीजन इवॉल्व की है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व की है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्ड। ठीक है, तो यहां पर आपके क्या हुआ होगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ब्लू और रेड लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई होगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, तो ब्लू एंड रेड लाइट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, तो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। तो इसको आप क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि एंजेलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या इस्तेमाल किया, प्रिज्म, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, क्लाडोफोरा और एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये फिलामेंटस ग्रीन एल्गी क्या है, फोटोसिंथेटिक है। ये CO2 और वाटर से लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएगी। ठीक है, और ये आपकी लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन को इवॉल्व करेगी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि विजिबल लाइट को, जिसकी वेवलेंथ कितनी है 400 to 700 नैनोमीटर, और इसी आप देखेंगे इसी वेवलेंथ में आपके फोटोसिंथेसिस होता भी है, तो इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो जब इन्होंने इसको पास कराई, विजिबल लाइट को इन्होंने प्रिज्म से पास कराया, तो इस प्रिज्म ने क्या किया,
विजिबल लाइट को ब्रेक कर दिया इसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में, ठीक है, जैसे आपके वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा और रेड सबसे कम डेविएट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने टेस्ट ट्यूब में सस्पेंशन में क्या लिया, एरोबिक बैक्टीरिया और फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, ठीक है। और आप जानते हैं कि ग्रीन एल्गी आपके लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन इवॉल्व करेगी, ठीक है। और एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ बैक्टीरिया की ब्लू और रेड रीजन में हो रही है लाइट के। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व की होगी, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व की है, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुई होगी, ठीक है। तो देखिए, मैक्सिमम ऑक्सीजन इवॉल्व, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर एंड मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे एंजलमैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया। अब ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? तो पहली बार किसी ने एक्शन स्पेक्ट्रम दिया तो वो कौन थे? आपके एंजलमैन। और ये एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है इसको हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपने देख लिया, ये आपने देख लिया, ठीक है। चलिए, तो अब आप देखिए एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये क्या है? ये आपके ग्राफ है, ये आपके ग्राफ है। और आप देखिए ये किस किस के बीच ग्राफ है। तो आप देखेंगे ये है आपके वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये इन दोनों के बीच के ग्राफ है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? ग्राफ शोइंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। और वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए आपने सिंबल क्या इस्तेमाल किया? लैम्डा, ठीक है। तो ये आपके एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन का मतलब यहां पर फोटोसिंथेसिस है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस आपके ग्राफ है किसके बीच का? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए, तो अब आप देखिए कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को एंजलमैन ने कैसे मेजर किया। तो उन्होंने मेजर किया आपके जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगी उतना ज़्यादा आपके क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस को आप कैसे मेजर करेंगे? ये आप मेजर करेंगे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो यहां बनाई मैंने आपके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट, ठीक है। और आप देखिए ग्राफ कैसा आया, ग्राफ कुछ ऐसा आया, ये देखिए ग्राफ कुछ ऐसा आया। तो आपने एंजलमैन के एक्सपेरिमेंट में देखा था कि वहां पर ब्लू और रेड रीजन में एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ सबसे ज़्यादा थी। तो इसका मतलब वहां ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम ऑक्सीजन इवॉल्व की होगी, ठीक है। और मैक्सिमम इवॉल्व वहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीजन इवॉल्व की है तो इसका मतलब वहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। तो इसलिए हमने देखा कि ब्लू और रेड रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? आपके मैक्सिमम है। ब्लू और रेड रीजन में रेट ऑफ सिंथेसिस क्या है? आपके मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये था आपके एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब आप देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है।
तो ये भी क्या है आपके, ये भी आपकी ग्राफ है। और यहाँ पे आप देखेंगे, इस ग्राफ में आप क्या देखेंगे, ये देखिए ये किस किस के बीच के ग्राफ है, ये किस किस के बीच के ग्राफ है। तो आप देखेंगे ये है आपके अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, और किसके बीच का, वेवलेंथ ऑफ लाइट के बीच के ग्राफ है। तो ये क्या है आपके ग्राफ शोइंग अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय लीफ पिगमेंट एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। और वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए आपने सिंबल इस्तेमाल किया आपके क्या, लैम्डा। ठीक है, तो ये क्या है आपके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या है, ग्राफ शोइंग अमाउंट ऑफ लाइट बाय लीफ पिगमेंट एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी कि ये किसके बीच के ग्राफ है, ये अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब और वेवलेंथ ऑफ लाइट के बीच के ग्राफ है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें ध्यान से देखिए एकदम। तो मैं आपको तीनों का दिखाता हूँ, तीनों का ग्राफ दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए सबसे पहले। ठीक है, ये ब्लू से मैंने आपको दिखाया किसका, क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाया मैंने आपको किससे, ब्लू से। ठीक है, और अब आप देखिए और ब्लैक से मैंने आपको क्या दिखाया, ब्लैक से मैंने दिखाया आपको क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और ये किसका है ब्लू वाला, ये है आपकी क्लोरोफिल ए का। ठीक है, और अब आप देखिए कैरोटीनॉइड्स का। तो ये देखिए ध्यान से, ये देखिए ध्यान से। ठीक है, तो ये किसका है आपके कैरोटीनॉइड्स का, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो ये क्या है आपके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लीफ पिगमेंट। ये आपके क्लोरोफिल ए का है, ये क्लोरोफिल बी का है, और ये कैरोटीनॉइड्स का है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे इनकी ओवरलैपिंग, इन दोनों को हम सुपर इम्पोज करके देखेंगे। ठीक है, चलिए ये आप देख लीजिए, और आप यहां पर ये और देख लीजिए कि आपके क्लोरोफिल ए और बी आपके ब्लू और रेड रीजन में आपके मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि क्लोरोफिल ए और बी आपके ब्लू रीजन में आपके और रेड रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आप देखिए अब कि हम करेंगे क्या, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम ओवरलैप करेंगे किसके साथ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए के साथ। तो आप देखिए यहां पे कंपैरिजन बिटवीन एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस with absorption spectrum of chlorophyll A। ठीक है, तो ये देखिए ग्राफ, आप ध्यान से देखिए अब आप ग्राफ। ठीक है, और आपने एक्शन स्पेक्ट्रम देखा था फोटोसिंथेसिस का, वो कैसा आया था आपके, कुछ इस तरह से। ठीक है,
तो वहाँ पर आपने देखा था कि ब्लू और रेड में आपके मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। और अब आप देखिए क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो ब्लैक से मैंने आपको क्या दिखाया, ब्लैक से मैंने आपको दिखाया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ब्लू से मैंने आपको क्या दिखाया, ब्लू से मैंने आपको दिखाया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल ए। ठीक है, चलिए अब आप देखिए ध्यान से ज़रा, एनसीईआरटी लिखती है कि क्लोरोफिल ए क्या है, आपके मेन, ये कह लीजिए चीफ पिगमेंट है, चीफ पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए इसको चीफ पिगमेंट क्यों बोलते हैं, इसको समझिए आप, इसको ध्यान समझिए। मान लीजिए एक कंपनी है, और मान लीजिए मार्कर बनाने कंपनी है, वो कंपनी जो मार्कर बनाती है। ठीक है, अब उस कंपनी के अंदर 24 घंटे मार्कर बनते हैं, और उस कंपनी के अंदर आपके 4 मैनेजर काम करते हैं। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि कौन सा मैनेजर है जो कि आपके मेन मैनेजर है, चीफ मैनेजर है। ठीक है, तो अब आपने किया क्या कि आपने देखा कि सबसे ज़्यादा मार्कर कब बन रहे हैं। मार्कर तो 24 घंटे बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्कर कब बनते हैं, तो आपने देखा कि 9 बजे से लेकर सुबह और दोपहर के 3 बजे तक सबसे ज़्यादा मार्कर बनते हैं। और आपने देखा कि इसी टाइम पर जो मैनेजर काम करता है वही मैनेजर क्या होगा, आपके मेन मैनेजर होगा, चीफ मैनेजर होगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी है, आपने देखा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा कब है, यहाँ पर और यहाँ पर। और आपने ये देखा कि क्लोरोफिल ए भी इसी लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, इसी रीजन में आपके लाइट को सबसे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपने कहा कि चीफ पिगमेंट या मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन हो गया, क्लोरोफिल ए। क्यों, क्योंकि ये जिस रीजन में लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है उसी रीजन में आपके मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो आपके रखेंगे यहाँ पे, इसके 2 रीज़न हैं, मैं बताऊँगा आपको, मैं आपको 2 बताऊँगा रीज़न। एनसीईआरटी में 1 दे रखा है, मैं आपको 2 बताऊँगा। तो एक रीज़न क्या है आपके कि इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम लाइट इन रेड एंड ब्लू रीजन वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर। ठीक है, जहां पर आपके मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है वहीं पर ये आपके मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है, या आप कह लीजिए जहां पर ये सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है वहीं पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। इसीलिए क्या हो गया आपकी ये मेन या चीफ पिगमेंट। ठीक है, और दूसरा रीज़न देखिए आप, दूसरा रीज़न आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा जब मैं आपको लाइट रिएक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है तो अब आप देखिए कि दूसरा रीज़न क्या है, सारे पिगमेंट्स में से क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स में से एक क्लोरोफिल ए ही है जो असल में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट एनर्जी तो दूसरे पिगमेंट भी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये पिगमेंट क्लोरोफिल ए एक ऐसा पिगमेंट है जो एक्चुअल में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या, इसको मैं पढ़ाऊँगा जब आपको मैं इसको मैं जब समझाऊंगा जब मैं आपको लाइट रिएक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे ओनली पिगमेंट विच एक्चुअली कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा, ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आपकी एनसीईआरटी में एक सवाल पूछा है, उस सवाल को करते हैं हम। ठीक है, तो वो कहते हैं कि डस दीज 2 ग्राफ, ये जो दोनों ग्राफ हैं आपके कौन कौन से,
एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। डस दीज टू ग्राफ शो कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप? तो आप देखिए ध्यान से, अब आप ध्यान से देखिए इसको कि ये जो दोनों ग्राफ हैं क्या ये कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं? तो आप देखेंगे कि जहाँ पर यानी कि ब्लू और रेड रीजन में क्लोरोफिल ए आपके मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या है, हाई है यहाँ पर, और यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या है, हाई है। लेकिन आप देखेंगे ग्रीन, येलो, ऑरेंज इन रीजन में जहाँ पर क्लोरोफिल ए बहुत कम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि ये ओवरलैप तो कर रहे हैं लेकिन कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, यस दे ओवरलैप बट नॉट कंप्लीटली, लेकिन कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आया होगा। क्यों? बिकॉज सम फोटोसिंथेसिस also occur at other wavelength also। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ फोटोसिंथेसिस दूसरी वेवलेंथ पे भी हो रहा है जहां पर आपके क्लोरोफिल ए कम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, बहुत कम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आप देखेंगे जहां पर ये बहुत ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है जैसे ब्लू और रेड रीजन में, वहाँ तो फोटोसिंथेसिस हाई है ही, लेकिन जहाँ पर ये बहुत कम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रहा है, वहाँ पर भी कुछ फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ऐसा क्यों है। तो आप देखिए जो दूसरे पिगमेंट हैं, दूसरे पिगमेंट जिनको आप क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट्स। और एसेसरी पिगमेंट कौन से होते हैं आपके, ये हैं आपके क्लोरोफिल बी, ठीक है, और कैरोटीनॉइड्स जैसे आपके ज़ैंथोफिल्स। ठीक है, तो ये जो पिगमेंट हैं ये भी आपकी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ऑल्सो एब्जॉर्ब लाइट। ठीक, अब ध्यान से देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए किसी एसेसरी पिगमेंट ने येलो लाइट एब्जॉर्ब करी। ठीक है, मान लीजिए आपकी ये क्या आई, ये आई सन से येलो लाइट। ठीक है, और येलो लाइट की एनर्जी मैंने मान ली कितनी, E1, और वेवलेंथ मान ली इसकी λ1। ठीक है, तो येलो लाइट आई और ये मान लीजिए आपकी किसने एब्जॉर्ब करी, ये एब्जॉर्ब करी मान लीजिए ज़ैंथोफिल ने। ठीक है, तो ये मान लीजिए किसी ज़ैंथोफिल ने एब्जॉर्ब करी, ये ज़ैंथोफिल पिगमेंट है। ठीक है, अब जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या एक्साइट। ठीक है, अब इसका जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है जब ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा, जब ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तो क्या रिलीज़ होगी, तब होगी आपकी क्या, एनर्जी रिलीज़। तो ये देखिए ये हुई आपकी एनर्जी रिलीज़, और जो एनर्जी रिलीज़ हुई उसको मैंने कहा आपके E2, और इसकी वेवलेंथ मान ली मैंने λ2। ठीक है, तो अब आप बताइए मुझे ये जो E2 होगा ये E1 से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे E2 आपके हमेशा क्या होगा, कम, क्योंकि ये जो एनर्जी आई है यहाँ पर जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया है। ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस से आया है तो इसने एनर्जी रिलीज़ की है, तो ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है आपके ये हमेशा E1 से कम होगी। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ हीट एनर्जी लॉस हुई होगी। ठीक है, क्योंकि हीट आप देख रहे हैं ना कि एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब हुई और यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैं एनर्जी दूँ और यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी, तो आप देखेंगे यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो हमेशा इससे कम होगी,
और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कुछ एनर्जी हमेशा लॉस हो जाएगी इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो E2 क्या होगा? हमेशा कम होगा किससे? E1 से, ठीक है। और आप जानते हैं एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर E2 कम है E1 से तो लैम्डा 2 क्या होगा? ज़्यादा होगा किससे? लैम्डा 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये येलो लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ये आपकी कौन सी लाइट रिलीज़ करेगा? ऑरेंज लाइट रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये क्या है आपके? ऑरेंज लाइट, ठीक। अब ऑरेंज लाइट को मान लीजिए किसी दूसरे पिगमेंट ने एब्जॉर्ब किया और मैंने मान लिया ये किसने किया आपके? ये किया क्लोरोफिल बी ने, ठीक है। तो ये किया आपके किसने? क्लोरोफिल बी ने, ओके। अब ये क्लोरोफिल बी आपके जब ये E2 एब्जॉर्ब करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? एक्साइट करेगा, और फिर जब ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये भी आपके क्या रिलीज़ करेगा? एनर्जी रिलीज़ करेगा, और जिसको मैंने मान लिया आपके E3, ठीक है। और इसका लैम्डा मान लिया मैंने लैम्डा 3, ठीक है। तो इसकी एनर्जी E3 और वेवलेंथ लैम्डा 3। अब आप देखेंगे जो E3 होगा वो E3 किससे कम होगा आपके? E3 E2 से कम होगा, और लैम्डा 3 आपके लैम्डा 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया था तो ये रिलीज़ कौन सी करेगा? आपके रेड लाइट रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया इसने रिलीज़ किया आपके क्या? रेड लाइट। और अब रेड लाइट को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है? रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है आपका क्लोरोफिल ए, ठीक है। और क्लोरोफिल ए आपके क्या करेगा? इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आपकी येलो, ग्रीन या ऑरेंज ये सारी लाइट आई तो इनको कौन एब्जॉर्ब करेगा? आपके इन लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे आपके एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। और एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे किसके पास? क्लोरोफिल ए के पास, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या? एसेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफ़र एनर्जी टू ट्रांसफ़र एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो एसेसरी पिगमेंट जो दूसरी वेवलेंथ है जैसे ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है, ये रेड भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, ये इंडिगो भी कर सकते हैं, वॉयलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यही करेंगे, और लाइट भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर ग्रीन आई, येलो आई, ऑरेंज आई, जो कि आपके क्लोरोफिल ए बहुत कम कर पाता है या बिल्कुल नहीं कर पाता, ये उनको एब्जॉर्ब करेंगी और फिर ट्रांसफ़र कर देंगी किसको? ये ट्रांसफ़र कर देंगी क्लोरोफिल ए को, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि येलो लाइट एब्जॉर्ब हुई और किस में कन्वर्ट हो गई? रेड में कन्वर्ट हो गई, और रेड को एब्जॉर्ब कर लिया किसने? क्लोरोफिल ए ने, और अब वो फोटोसिंथेसिस कर देगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं सवाल एक कि अगर सिर्फ येलो लाइट आएगी तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? तो आप कहेंगे होगा। क्यों? क्योंकि येलो लाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपके रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कैरोटेनॉइड्स जो हैं, एसेसरी पिगमेंट्स जो हैं, ये आपके दूसरी लाइट को, जैसे मान लीजिए येलो लाइट को किस में कन्वर्ट कर देंगे? रेड में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर रेड में जब ये कन्वर्ट हो जाएगी तो इसको कौन रिसीव कर लेगा? क्लोरोफिल ए रिसीव कर लेगा, और फिर क्लोरोफिल ए आपके इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि यही एक ऐसा पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए एसेसरी पिगमेंट का फ़ायदा क्या है। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि अगर एसेसरी पिगमेंट्स नहीं हो, सिर्फ आपके क्लोरोफिल ए हो, तो देखेंगे आप कि यहाँ पर ग्रीन, येलो, ऑरेंज इस वेवलेंथ पे आपकी क्लोरोफिल ए लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो इन वेवलेंथ्स पे आपके फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये एसेसरी पिगमेंट्स करेंगे क्या आपके कि ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे एनर्जी को किस पे? क्लोरोफिल ए पे, ठीक है। अब आप देखिए कि इन एसेसरी पिगमेंट्स का फ़ायदा क्या है। तो देखिए ध्यान से, अगर एसेसरी पिगमेंट्स आपके नहीं हों, एसेसरी पिगमेंट्स आपके एब्सेंट हों, तो आप देखेंगे सिर्फ क्या होगा? आपके क्लोरोफिल ए होगा। तो क्लोरोफिल ए आपके ग्रीन, येलो, ऑरेंज इस वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। आप देखिए
क्लोरोफिल ए ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इन पर कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो इस केस में आप देखेंगे कि कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही पिगमेंट्स करते क्या हैं कि ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ठीक है, तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज रेंज पे ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर उसकी एनर्जी कम करके उसको कन्वर्ट कर देंगे आपकी किस में, रेड लाइट में। ठीक है, और फिर रेड लाइट आपके ट्रांसफ़र कर देंगे किस पे, क्लोरोफिल ए पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज लाइट पे भी आपके फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या सिर्फ येलो लाइट पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ, येलो लाइट पे भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। कैसे हो सकता है कि येलो लाइट आपके आएगी और इनको ऐसे ही पिगमेंट एब्जॉर्ब करेंगे और ऐसे ही पिगमेंट्स फिर इसको इसकी एनर्जी घटा करके इसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, रेड लाइट के अंदर, और ट्रांसफ़र कर देंगे एनर्जी कहाँ पर, क्लोरोफिल ए पे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि येलो लाइट पे भी फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, ऐसे ही आपके ग्रीन पे भी हो पाएगा, ऑरेंज पे भी हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पिगमेंट्स आपके सारी लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ये वो लाइट भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं जो क्लोरोफिल ए नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। ठीक है, तो आप देखेंगे इसकी वजह से वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो पा रही है। ये वेवलेंथ ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये वेवलेंथ जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उसको भी ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो पा रही है किसकी वजह से, आपके एसरी पिगमेंट्स की वजह से। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एसरी पिगमेंट का एडवांटेज, एसेसरी पिगमेंट। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अलाउ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट टू बी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो आप बताइए इस तरह से इसने फोटोसिंथेसिस को मोर एफिशिएंट बनाया या लेस एफिशिएंट बनाया। तो आप लिखेंगे कि इसने फोटोसिंथेसिस को मोर एफिशिएंट बनाया, ज़्यादा बेहतर बनाया। ठीक है, मोर। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, मेक फोटोसिंथेसिस लिखेंगे आप मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि ये आपके एसरी पिगमेंट्स दूसरी वेवलेंथ पे, उन वेवलेंथ पे जहां पर आपके क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा लाइट, उन वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और कन्वर्ट करेंगे इसको किसमें, रेड के अंदर, और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे एनर्जी को क्लोरोफिल ए के पास। ठीक है, चलिए, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, तो अब आप एक चीज़ और देखिए कि एसरी पिगमेंट और क्या करते हैं। एसरी पिगमेंट प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। अब ये फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप फोटो ऑक्सीडेशन समझिए। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आपके कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फोटो मतलब लाइट। तो लाइट की वजह से जो लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको आपने क्या कहा, फोटो ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। तो देखिए कैसे, मान लीजिए अभी कोई एसरी पिगमेंट नहीं है, सिर्फ आपकी क्या है, क्लोरोफिल ए है। ठीक है, तो आप देखेंगे कोई एसरी पिगमेंट्स नहीं है, सिर्फ क्लोरोफिल ए है। तो क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, अकेला क्लोरोफिल ए है। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि हाई एनर्जी फोटोन डायरेक्टली इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पे आके गिरेगा। ठीक है, तो ये अकेला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल हाई एनर्जी फोटोन रिसीव करेगा और अब इसका इलेक्ट्रॉन कर जाएगा क्या, एक्साइट। ठीक है, अब ये जो एक्साइटेड क्लोरोफिल है, ये हाईली एक्साइटेड जो क्लोरोफिल है, ये आपके रिएक्ट करेगा किससे, ये रिएक्ट कर जाएगा आपके ऑक्सीजन से और बनाएगा क्या, आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन। ठीक है, और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन आप देखेंगे ये काफ़ी डेंजरस होता है, ये आपके क्लोरोफिल को डैमेज कर सकता है और सेल के दूसरे ऑर्गेनल्स को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो हाई एनर्जी
हाई एनर्जी फोटोन की वजह से आपके क्लोरोफिल का क्या होगा, डैमेज होगा। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी डायरेक्टली क्लोरोफिल पे, तो क्लोरोफिल क्या होगा, आपके डैमेज होगा। तो अब आप देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने रख दिया आपके एसरी पिगमेंट्स। ठीक है, तो अब ये एसरी पिगमेंट करेंगे क्या, ये हाई एनर्जी फोटोन को रिसीव करेंगे और इसकी एनर्जी घटा देंगे। देखिए कैसे, इसने आपकी हाई एनर्जी फोटोन रिसीव किया, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, और फिर जब वापस से आएगा इलेक्ट्रॉन तो ये करेगा आपके एनर्जी रिलीज। तो अब आप देखेंगे जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है वो आपके ज़्यादा होगी किससे, रिलीज एनर्जी से, या आप कह लीजिए जो रिलीज एनर्जी है वो हमेशा कम होगी किससे, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से। ठीक है, और फिर जो एनर्जी है E2 फिर ये आपके किसी दूसरे एसरी पिगमेंट ने एब्जॉर्ब करी और फिर इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, वापस से आया और एनर्जी रिलीज की, और जो अब रिलीज एनर्जी है वो होगी आपके कम किससे, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से। तो आप देखेंगे इस तरह से ये आपके एनर्जी को कम करते जाएंगे, एनर्जी को कम करते जाएंगे। ठीक है, स्लोली स्लोली आपके जो एनर्जी है सनलाइट की एनर्जी उसको ये कम करते जाएंगे, डिसिपेट करते जाएंगे, और फिर फाइनली जब आपकी इस लाइट एनर्जी को ये अच्छे से कम कर लेंगे, ये आपके किसको ट्रांसफ़र कर देंगे एनर्जी, क्लोरोफिल ए को। ठीक है, तो ये ऐसे ही पिगमेंट करते क्या हैं कि हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इसको डिसिपेट कर देते हैं, और डिसिपेट करने के बाद फिर ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे, क्लोरोफिल ए पे। तो इस तरह से आप देखेंगे हाई एनर्जी की वजह से आपकी क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मान लीजिए कि क्लोरोफिल ए इस तरह से खड़ा है बॉल को कैच करने के लिए, और बॉल बहुत तेज़ आ रही है, तो डायरेक्टली बॉल आगे गिरेगी इसके ऊपर, तो इसका हाथ डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि एसरी पिगमेंट्स इसके आगे खड़े हैं और एसरी पिगमेंट्स करेंगे क्या, अपना हाथ लगा देंगे, तो बॉल जो होगी आपकी हाथ से टकराती हुई जाएगी इनके, और अब बॉल हो जाएगी काफ़ी स्लो, तो अब क्लोरोफिल ए आराम से इसको कैच कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो ये एसरी पिगमेंट्स करेंगे क्या, हाई एनर्जी हाई इंटेंसिटी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसकी एनर्जी कम कर देंगे, उसकी एनर्जी डिसिपेट कर देंगे, और फिर ट्रांसफ़र कर देंगे एनर्जी किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास, ताकि उसका फोटो ऑक्सीडेशन ना हो, उसका डैमेज ना हो। तो एनसीईआरटी ने 2 सवाल पूछे हैं, वो 2 क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, तो अब आप देखिए एनसीईआरटी ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो इन्होंने पूछा है आपके कि मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट ऑन अर्थ या इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मिलने वाला कौन सा प्लांट पिगमेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा आपके, इसका आंसर है आपके क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए आपके मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट है। ओके, और दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है आपके कि वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल ए शो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी वेवलेंथ है जिस पर आपके क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ब्लू रीजन में आप देखेंगे कि ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपके, ब्लू लाइट पे। ठीक है, ब्लू लाइट जिसकी वेवलेंथ कितनी है आपके 430 नैनोमीटर। ठीक है, तो 430 नैनोमीटर पे ये आपके मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया यहाँ पे। तो चलिए इन पे कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए करेक्ट स्टेटमेंट। तो कलर वी सी इन लीफ इज ड्यू टू सिंगल पिगमेंट, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, आप बताइए। तो ये आपके फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि आप जो कलर देखते हैं लीफ का वो आपके काफ़ी सारे पिगमेंट्स की वजह से होता है, और एनसीईआरटी लिखती है वो आपके 4 पिगमेंट्स की वजह से है। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, तो कलर वी सी इन लीफ इज ड्यू टू 4 पिगमेंट्स। तो ये आपके गलत है। अ पिगमेंट कैन एब्जॉर्ब लाइट एट एनी वेवलेंथ, नहीं, पिगमेंट आपके स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ही एब्जॉर्ब करता है लाइट को, तो ये भी गलत हो गया। क्लोरोफिल बी इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट ऑन अर्थ, क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट
ऑन अर्थ, ठीक है, तो यहाँ गलती है। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम एंजलमैन, तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम आपके किसने दिया? एंजलमैन ने, ये सही है, करेक्ट स्टेटमेंट। एंजलमैन ने क्या क्या इस्तेमाल किया था? प्रिज्म इस्तेमाल किया था, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, क्लाडोफोरा इस्तेमाल किया, और एनारोबिक बैक्टीरिया नहीं, एनारोबिक बैक्टीरिया नहीं, एरोबिक बैक्टीरिया इस्तेमाल किए थे, ठीक है, तो ये हो गया गलत। एसिड पिगमेंट कॉज फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, नहीं, एसिड पिगमेंट आपकी प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से, ठीक है, तो लाइट की वजह से जो क्लोरोफिल ए का डैमेज होता है वो प्रिवेंट करते हैं आपके क्या, ये एसिड पिगमेंट्स। तो एसिड पिगमेंट करते क्या हैं, ये हाई लाइट इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करेंगे और उसकी एनर्जी को कम कर देंगे, डिसिपेट कर देंगे, और फिर जो एनर्जी कम हो जाएगी आपके, फिर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे क्लोरोफिल ए के पास, ठीक है, तो ये हो गया आपके गलत। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ना कि कॉज करते। एसिड पिगमेंट मेक फोटोसिंथेसिस इफिशिएंट, हाँ, तो आप देखेंगे एसिड पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस को इफिशिएंट बनाते हैं, कैसे? क्योंकि आप जानते हैं क्लोरोफिल ए आपके कुछ वेवलेंथ पे, जैसे येलो, ऑरेंज, ठीक है, इन पे आपके क्लोरोफिल ए लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो ये जो आपके एसिड पिगमेंट्स हैं इन वेवलेंथ्स पे आपके लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर ट्रांसफ़र कर देंगे एनर्जी किसको, क्लोरोफिल ए को। तो इसने वाइड रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया, इसीलिए इसने फोटोसिंथेसिस को क्या कर दिया, इफिशिएंट बना दिया। तो मोस्ट फोटोसिंथेसिस ब्लू और ग्रीन रीजन ऑफ विजिबल लाइट, तो ये भी गलत है। मोस्ट फोटोसिंथेसिस कब होता है आपके, ब्लू और रेड रीजन ऑफ विजिबल लाइट में, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन डार्क में होती है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डार्क में होती है। डार्क रिएक्शन का मतलब है कि ये लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, ये आपके लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि ये डार्क में होती है, बल्कि ये आपके लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, और ये कन्वेंशन के तौर पे आपके रख दिया गया है डार्क, क्योंकि लाइट रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है लाइट पे, और ये आपके डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया क्या, डार्क। मीसोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं पर सेल, ये ठीक है। फाइलोक्लेट क्या है, स्टेम मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, ये गलत लिखा है, स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड नहीं होती, बल्कि किसके लिए होती हैं, आपके फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कैक्टस के अंदर जो लीव्स होती हैं वो रिड्यूस होकर के आपकी स्पाइन बन जाती हैं, और ये जो स्पाइन है आप फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पाएंगे, तो आपकी स्टेम कैसी हो जाती है, फ्लैट और ब्रॉड हो जाती है, और ग्रीन होकर के ये फोटोसिंथेसिस करती है। तो आपके लिखेंगे फाइलोक्लेट क्या है, स्टेम मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये हो गया गलत। लाइट रिएक्शन मेम्ब्रेनस सिस्टम, तो आप देखेंगे लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, आपके मेम्ब्रेन सिस्टम पे होती है। मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब जो आपके थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड और ग्रेनुलर थाइलाकॉइड, इनकी मेम्ब्रेन पे आपके पिगमेंट्स होते हैं, और वहीं पर आपके वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, आपके मेम्ब्रेन सिस्टम से एसोसिएटेड होती है, और डार्क रिएक्शन आपके स्टोमा में होती है। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस रफली रिसेंबल द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड, और क्लोरोफिल ए और बी। तो आपको मन करेगा मानने का क्लोरोफिल ए, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, अगर एनसीईआरटी में साफ लिखा है, ये देखिए हमने ये पढ़ा था ना, ये क्या था आपकी क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो रफली रिसेंबल करता है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस से, लेकिन अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर मैं आपको दिखाऊं क्लोरोफिल बी का, तो आप देखेंगे क्लोरोफिल बी का भी आपके इससे रफली रिसेंबल करता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपके, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों का ही आपके जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो एक्शन स्पेक्ट्रम से रिसेंबल करता है, या कह लीजिए थोड़ा सा ओवरलैप करता है, ठीक है। तो ये आपने देख ली एमसीक्यूज, ओके।